Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will continue our chapter 7. इससे पहले हम इस चैप्टर में रोडवेज और रेलवेज के बारे में पढ़ चुके हैं कि रेलवे जो है हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए बेस्ट है, साथ ही साथ ये एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का मीन है। रेल ट्रांसपोर्ट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो बहुत सारे पैसेंजर्स जो है इसमें बिना टिकट के ट्रैवल करते रहते हैं, चोरियां बहुत ज़्यादा होती है, रेलवे प्रॉपर्टी का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। इसे अभी तक पूरी तरीके से रोका नहीं गया है। लोग जो है अननेसेसरली चेन खींच कर ट्रेन को रोक देते हैं, जिससे कि रेलवे का हैवी डैमेज होता है, उसको अचानक से रोकना पड़ता है। तो इसमें कुछ अभी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आगे आने वाले टाइम के साथ साथ इसमें भी शायद सुधार किया जा सके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पाइपलाइंस के बारे में। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो है ये एक नेटवर्क है, एक नया अराइवल है ट्रांसपोर्टेशन के जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें, क्योंकि आज से पहले आपने सिर्फ 3 ट्रांसपोर्टेशन पढ़े होंगे, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। ये हम ये 4 ही चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये पाइपलाइन जो एक नया कंसेप्ट है हमारे इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के अंदर। पास्ट के अंदर यहाँ पे जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता था सिटीज़ और इंडस्ट्री में, लेकिन आज जो है अगर हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जिसे रिफाइनरीज़ में भेजा जाना है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में भेजा जा रहा है या फिर बड़े थर्मल पावर प्लांट में भेजा जाना है, तो उसके लिए हम पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं, जो पास्ट में नहीं किया जाता था। सॉलिड्स जो है उसको भी पाइपलाइन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, जिसे बाद में स्लरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनलैंड लोकेशन जो रिफाइनरीज़ की, जैसे बरौनी है, मथुरा है, पानीपत है, या फिर गैस बेस्ड फर्टिलाइज़र जो है जिसके प्लांट लगाए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन के थ्रू ही काम कर रहे हैं आज के टाइम में। इनिशियल कॉस्ट जो है जिसके अंदर की पाइपलाइन को लगाया जाता है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर पाइपलाइन को लगाना बहुत महंगा है तो इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। ये एक ट्रांसशिपमेंट की तरह काम करता है, जिसमें टाइम से काम हो सकता है, डिले से ये हमें बचाता है। 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के कंट्री के अंदर है। वो फर्स्ट है ऑयल फील्ड जो है, जैसे अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश में, गुवाहाटी बरौनी से इलाहाबाद तक, यहाँ पे ब्रांचेज है, बरौनी से हल्दिया तक, वहाँ से राजबंद से मोरीग्राम तक, और वहाँ से गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। तो इस तरीके से ऑयल फील्ड जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ से पाइपलाइन के थ्रू चीज़ों को पहुँचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज सल्यास गुजरात के अंदर से लेकर जालंधर जो कि पंजाब में है वहाँ तक, फिर है विरामगम मथुरा दिल्ली और सोनीपत तक। यहाँ पर ब्रांचेज है जो कि कोयली जो कि वडोदरा गुजरात में है, चक्षु और दूसरे प्लेसेस को आपस में जोड़ती हैं। गैस पाइपलाइन जो हजारिया जो गुजरात में है, वो जो है जगदीशपुर उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ती है, और वहाँ से विजयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ तक इसको जोड़ रही है। इसकी ब्रांचेज जो है राजस्थान के कोटा में, शाहजहांपुर में, बबराला और कुछ दूसरे प्रदेश है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर बनाई गई है, ताकि इन जगहों को आपस में कनेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज़ वाटरवेज। एंशियंट टाइम से ही इंडिया जो है एक सी फेयरिंग कंट्री रही है। बहुत पुराने टाइम से इंडिया के अंदर जो है कॉमर्स या फिर कल्चर जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर वाटरवेज के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। वाटरवेज जो है सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का मीन है। ये मोस्ट सूटेबल है, जिसमें हम हैवी और बल्कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड है ट्रांसपोर्ट का। इंडिया के अंदर इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज जो है वो 14,500 किलोमीटर जो है लेंथ में है, लेकिन आउट ऑफ दीज 5,685 किलोमीटर जो है वो नेविगेबल है, जिसे कि मर्चेंट जो है या फिर मैकेनाइज्ड वेसल के थ्रू जाया जा सकता है वहाँ पर। फॉलोइंग वाटरवेज जो है इन्हें नेशनल वाटरवेज गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है, जिसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर वाटरवेज के कुछ रास्ते बताए गए हैं, इसके अंदर रेलवेज़ का कुछ बताया गया है। ये हमारी कैपिटल दिल्ली है, और रेलवे लाइन जो है जो बनिहाल से बारामूला जो कि कश्मीर वैली में है वहाँ तक ये पूरा रेलवे नेटवर्क इसके अंदर दिखाया गया है। तो वाटरवेज जो कि नेशनल वाटरवेज के नाम से इंडिया के अंदर बनाए गए हैं, इसमें फर्स्ट है गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया।
नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है वो 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा है द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया और दुबरी, जिसकी लेंथ है 891 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 2। नेक्स्ट है द वेस्ट कोस्ट कनाल, जो केरला के अंदर है, कोटमपुरमा, कोलम, उद्योग मंडल और साथ ही साथ चंपाकरा कनाल, जिसकी लेंथ है 205 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे नंबर 3। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज जो कि गोदावरी और कृष्णा रिवर के हैं, अलोंग विद काकीनाडा पांडिचेरी स्ट्रेचेज, जो एक कनाल है जिसकी लेंथ है 1078 किलोमीटर, ये नेशनल वाटरवे नंबर 4 है। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ रिवर भामनी, इसी के साथ साथ मथई रिवर और डेल्टा चैनल्स जो है महानदी के और भामनी रिवर के, ईस्ट कोस्ट कनाल जो है इसकी लेंथ है 588 किलोमीटर और ये नेशनल वाटरवे नंबर 5 है। और इसी के साथ साथ कुछ इनलैंड वाटरवेज भी हैं जो कि सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए माने जाते हैं। ये है मांडवी, जौरी और कम्बुरजुआ, सुंदरबंस, बराक, बैकवाटर्स जो केरला के हैं वो। इसी के अलावा इंडियन ट्रेड जो है, जो फॉरेन कंट्री के साथ होता है, वो भी पोर्ट के थ्रू होता है, जो कि समुद्र के किनारे पर लोकेटेड होती है। 95% जो कंट्री का ट्रेड वॉल्यूम है, 68% वैल्यू के टर्म्स में वो सी के थ्रू ही होता है, समुद्री रास्ते से ही किया जाता है वो व्यापार। मेजर सी पोर्ट्स, एक लॉन्ग कोस्ट लाइन के साथ 7516.6 किलोमीटर, इंडिया जो है 12 मेजर और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर जो है पोर्ट जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है। ये मेजर पोर्ट जो है वो 95% जो इंडियन फॉरेन ट्रेड है वो हैंडल करता है। कांडला जो कि कच्छ के अंदर है, पहला पोर्ट है जो कि डेवलप किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, जहाँ से कि ट्रेड के वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके और फिर उस मुंबई पोर्ट की तरफ। कराची पोर्ट जो है पाकिस्तान के अंदर पार्टीशन जब वो इंडिया का, तो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी, तो बाद में इंडिया के अंदर इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ी। कांडला जो है उसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक टाइडल पोर्ट है। ये जो है कन्वीनियंट हैंडलिंग जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की वो कर सकते हैं, जिसके अंदर ग्रेनरी, इंडस्ट्रियल बेल्ट, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात सभी स्टेट आते हैं। इन सभी के इंडस्ट्रीज़ का सामान यहाँ के थ्रू भेजा जाता है। मुंबई जो है सबसे बिगेस्ट पोर्ट है, जिसके अंदर स्पेशियस, नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर जो है वो लोकेटेड है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो एक नए व्यू के थ्रू बनाई गई, जिसके अंदर टिकोंडेस जो मुंबई पोर्ट है, जो एक हब की तरह काम करता है उस देश के अंदर, तो सबसे ज़्यादा समुद्री जहाज जो है वो वहीं पर आकर रुकते हैं। मार्मगांव पोर्ट जो कि गोवा में है, एक प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है कंट्री की। ये पोर्ट जो है वो 50% जो है इंडिया का आयरन वन एक्सपोर्ट जो है वो करती है। अब न्यू मैंगलोर पोर्ट है जो कि कर्नाटका में है, इसके अंदर आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है कुदेरमुख माइन से, वहाँ पर सीधा आयरन ओर आता है। कोची जो कि साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, जो कि लगून के साथ बनाया गया है, एक नेचुरल हार्बर के तौर पर वो काम करता है। अगर हम ईस्ट कोस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पर एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट जो है टूटिकोरियन तमिलनाडु के अंदर, इसके अंदर एक नेचुरल हार्बर है और रिच हिंडरलैंड भी है। इट इज़ ए फ्लोरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग, जो कार्गोज जो है यहाँ पर पहुँचाए जाते हैं और नेबरिंग कंट्रीज़ का सामान वहाँ पर, नेबरिंग कंट्रीज़ को सामान वहाँ से भिजवाया जाता है। जैसे श्रीलंका, मालदीव के अंदर कोई सामान भेजना है तो उसी कोस्टल रीजन से भेजा जाएगा। चेन्नई जो है वो सबसे पुरानी आर्टिफिशियल पोर्ट है हमारी कंट्री की। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई के बाद अगले रैंक पे उसी का नाम आता है ट्रेड और कार्गोज के, अगर वहाँ पर सामान अगर हम देखें तो। विशाखापट्टनम जो है सबसे डीपेस्ट, लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। ये पोर्ट जो है ओरिजिनली कंसीव की गई थी आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए। पाराद्वीप पोर्ट जो कि उड़ीसा के अंदर है, वहाँ से आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है। कोलकाता जो कि एक इनलैंड रिवर लाइन पोर्ट है, ये पोर्ट जो है एक बहुत लार्ज और रिच हिंडरलैंड जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का प्रोवाइड करती है। एक टाइडल पोर्ट है जहाँ पे कि डिग्रेडिंग जो है हुगली नदी का कॉन्स्टेंटली पहुँचता रहता है, जिसकी रिक्वायरमेंट भी रहती है। हल्दिया पोर्ट जो कि एक सब्सिडरी पोर्ट है, जो कि डेवलप की गई थी किस लिए, ग्रोइंग प्रेशर जो है कोलकाता पोर्ट का उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट इज़ एयरवेज।
एयर ट्रैवल जो है आज के टाइम में सबसे फास्ट और मोस्ट कंफर्टेबल है और प्रेस्टिजियस भी है सभी ट्रांसपोर्ट के बेसिस पर अगर हम देखें। ये अगर कोई डिफ़िकल्ट टेरेन है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, नदी है, समुद्र है, कुछ भी है, उसको क्रॉस करके इजीली जाया जा सकता है। अगर हम देखें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कंट्री का, जहाँ पे कि बड़ी बड़ी नदियाँ, डिस्ट्रक्टेड रिलीफ है, डेंस फॉरेस्ट है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स आती रहती है, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स भी वहाँ पर लगती है, तो वहाँ पर क्या है, अगर एयर ट्रांसपोर्ट है तो उससे हम इजीली इस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो नेशनलाइज किया गया था 1953 में। एयर इंडिया जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके की सर्विस हमें प्रोवाइड करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो हेलीकॉप्टर सर्विस देता है ताकि ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है ऑफशोर एरियाज तक पहुंचाया जा सके। इनएक्सेसिबल और डिफरेंट ट्रेन्स वाले एरिया है वहाँ पर इसको ले जाया जा सके। एयर ट्रैवल जो है वो हर एक कॉमन पीपल की रीच में नहीं होता, हर इंसान इससे ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर हम मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास की बात करें तो ये उनके लिए सूटेबल नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो उनको स्पेशल प्रोविज़न मिले हैं ताकि कॉमन पीपल जो है वो अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड कर सके। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन। जब से ह्यूमन अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ है उन्होंने कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग मीन्स यूज़ किए हैं लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला मॉडर्न टाइम के अंदर कुछ चेंजेस भी देखने को मिले। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो है अब फिज़िकल मूवमेंट जो हो रही थी उससे ज़्यादा कम्युनिकेटर या फिर रिसीवर की ज़रूरत पड़नी शुरू हुई। लॉन्ग डिस्टेंस अगर किसी का है तो हमें उसके लिए कोई ना कोई तो कम्युनिकेटर चाहिएगा ना, जिससे हम लोग आपस में बात कर सकें। पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन जिसके अंदर टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म एट्सेट्रा सभी जो है ये कम्युनिकेशन के मीन है हमारी कंट्री के अंदर। इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। ये जो है पार्सल्स को या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। कार्ड्स और एनवलप जो है उन्हें फर्स्ट क्लास मेल के रूप में कंसिडर किया जाता है और एयरलिफ्टेड स्टेशन जो है वहाँ से इसको एक जगह से दूसरी जगह चाहे लैंड हो चाहे एयर हो पहुँचाया जाता है। सेकंड क्लास मेल इंक्लूड के अंदर बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और पीरियडिकल्स आते हैं। इन्हें सरफेस मेल के थ्रू जिसके अंदर लैंड या वाटर ट्रांसपोर्ट से पहुँचाया जाता है। क्विक डिलीवरी के लिए मेल्स जो है बड़े बड़े टाउन या सिटीज़ तक पहुंचाए जाते हैं। 6 मेल चैनल्स जो है उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है अभी अभी, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को पहुंचाएंगे, जिन्हें राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियडिकल चैनल के नाम से जाना गया है। ये कुछ इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी इसमें शामिल हैं जो हम देख रहे हैं। मुंबई है, दिल्ली है, अमृतसर है, जहाँ पे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। और हमें इसी के साथ साथ कुछ शिप के भी मार्क बने हुए हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि ये सी पोर्ट्स हैं। आप मैप के अंदर देख सकते हैं। इंडिया जो है उसके अंदर लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है पूरे एशिया के अंदर। अर्बन प्लेसेस के अंदर भी मोर देन 2/3 विलेजेस जो हैं इंडिया के, उन्होंने अभी तक ट्रंक डायलिंग STD जो होते हैं सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग टेलीफोन फैसिलिटी अवेलेबल है। STD के बारे में आप सभी जानते होंगे। और इसी चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रास रूट लेवल से इंफॉर्मेशन हाई लेवल तक लेकर जानी ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए हैं ताकि 24 आवर STD फैसिलिटी जो है हर एक गाँव के अंदर अवेलेबल हो सके पूरी कंट्री के अंदर। STD का एक यूनिफॉर्म रेट बनाया गया है जो कि सभी इंडियंस के लिए बराबर है, ताकि इससे क्या होगा, इंटरग्रांडिंग एरिया जो है या फिर पूरी कंट्री की अगर हमें डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करनी है, तो इसके लिए हमें पूरी कंट्री के अंदर एक रेट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग किसी से कम ज़्यादा लेने की नहीं सोचे। मास कम्युनिकेशन जो है वो एंटरटेनमेंट और अवेयरनेस भी लोगों तक पहुंचाती है कुछ नेशनल प्रोग्राम और पॉलिसीज़ के थ्रू, जिसके अंदर रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक और फिल्म शामिल है। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी जिसे कहते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में प्रोग्राम जो है नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेज में दिखाए जाते हैं जो कि पूरी कंट्री के अलग अलग पार्ट तक जाते हैं। दूरदर्शन एक नेशनल टेलीविज़न चैनल है जो कि एक लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर बहुत बड़ी वैरायटी में प्रोग्राम जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशनल और स्पोर्ट्स के लिए लोगों तक पहुंचाए जाते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के अकॉर्डिंग।
इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल जो है एनुअली पब्लिश करता है। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं अपनी पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग। न्यूज़पेपर जो है वो नियर अबाउट 100 लैंग्वेज में और डायलेक्ट्स में छापे जाते हैं, हमारी जो बोली होती है उसके अंदर। लार्जेस्ट नंबर जो न्यूज़पेपर का पूरी कंट्री के अंदर पब्लिश होता है वो हिंदी है, और उसके बाद इंग्लिश और उर्दू आते हैं। इंडिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म का पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर शॉर्ट फिल्में प्रोड्यूस की जाती है, वीडियो फीचर फिल्म और वीडियो शॉर्ट फिल्म भी बनाई जाती है। सेंट्रल बोर्ड जो फिल्म का है उसको ये अथॉरिटी है कि वो कौन सी इंडियन या फॉरेन फिल्म को सर्टिफिकेट देता है जिससे कि वो इंडिया के अंदर दिखाई जा सके। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड। गुड्स का एक्सचेंज करना है लोगों तक अलग अलग स्टेट के अंदर या फिर कंट्रीज़ के अंदर, तो उसे ट्रेड कहा जाता है। मार्केट्स जो है जहाँ पे चीज़ों का एक्सचेंज भी किया जाता है। ट्रेड जो है दो कंट्रीज़ के बीच में होता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, और स्टेट के बीच में होता है उसे नेशनल ट्रेड कहते हैं। ये जो ट्रेड है वो सी या एयर या फिर लैंड रूट के थ्रू होता है। लोकल ट्रेड जो कि किसी सिटी टाउन या विलेजेस में होता है स्टेट लेवल पर, जहाँ पे कि 2 या उससे ज़्यादा स्टेट इंक्लूड होते हैं। एडवांसमेंट जो है इंटरनेशनल ट्रेड की पूरी कंट्री के अंदर, वो हमारी कंट्री को एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देती है, और इसीलिए इकोनॉमिक बैरोमीटर कंट्री का इसे माना जाता है। क्योंकि रिसोर्स जो है हमारी कंट्री के अंदर वो एक स्पेस बाउंड है, कुछ जगहों पे कुछ रिसोर्स है, कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई भी कंट्री जो है वो बिना इंटरनेशनल ट्रेड के सर्वाइव नहीं कर सकती। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो कंपोनेंट है हमारे ट्रेड के, और बैलेंस जो है कंट्री के ट्रेड का वो डिफरेंस पैदा करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर। मतलब किसी कंट्री के अंदर ज़्यादा रिसोर्स होंगे तो वो उसको दूसरी कंट्रीज़ में भेज देंगे, या फिर हमारी कंट्री के अंदर कोई रिसोर्स कम है तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री से उसको मंगवाएंगे। वैल्यू जो है एक्सपोर्ट एक्सीड की और इंपोर्ट की, इन दोनों की वैल्यू को फेवरेबल बैलेंस जो है ट्रेड का कहा जाता है। और इसी के विपरीत अगर हम देखें, अगर जब वैल्यू इंपोर्ट्स की जो है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट की वैल्यू से, तो इसे क्या कहा जाता है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब है कि मान लो हम जो सामान दूसरी कंट्रीज़ में भेज रहे हैं उसकी कीमत ज़्यादा और हम जो मंगवा रहे हैं उसकी कीमत कम है, तो उससे हमारी कंट्री को फ़ायदा मिला, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, फेवरेबल बैलेंस। और अगर ऐसा होता है कि हम जो सामान दूसरी कंट्रीज़ में भेज रहे हैं उसकी वैल्यू तो कम है, लेकिन हम जो मंगवा रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो हमारी कंट्री के लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि उससे हमारी कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस है वो मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक या फिर जियोग्राफिकल रीजन्स में पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट जो करती है इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर या फिर एल्ड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। जो कमोडिटीज़ हैं जो इंडिया से इंपोर्ट की जाती है उसमें पेट्रोलियम, क्रूड और प्रोडक्ट्स, जेम और ज्वेलरी, केमिकल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेस मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड एलिड प्रोडक्ट शामिल हैं। इंडिया जो है एक सॉफ्टवेयर जायंट है इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे कि एक बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज उसे मिलता है, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज टूरिज़्म एज अ ट्रेड। टूरिज़्म जो इंडिया के अंदर है वो पिछले 3 डिकेड्स में तेज़ी से बढ़ रहा है। मोर देन 50 मिलियंस पीपल जो है वो इसके अंदर डायरेक्टली लगे हुए हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर। टूरिज़्म जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन, लोकल हैंडीक्राफ्ट या फिर कल्चरल परस्यूट उसमें शामिल है। इसी के साथ साथ ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, जिससे कि हमारा कल्चर और हेरिटेज दूसरे लोग जाने और उनका कल्चर और हेरिटेज हम लोग जाने। फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इंडिया की हेरिटेज टूरिज़्म में आते हैं, जिसके अंदर इको टूरिज़्म या फिर एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म या फिर बिजनेस टूरिज़्म इंक्लूड होते हैं। एक वास्ट पोटेंशियल है डेवलपमेंट की टूरिज़्म के, अगर बैकग्राउंड में अगर हम देखें पूरी कंट्री के लिए, टूरिज़्म एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर अगर फोकस किया जाए तो इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में पैसा कमा सकता है। एफर्ट्स अभी भी किए जा रहे हैं कि अलग अलग टाइप की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको आगे आने वाले टाइम में प्रमोट किया जा सके, ताकि इंडिया को इकोनॉमिकली फ़ायदा हो सके।